वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों बार बार अमेरिका के हथियार गायब हो जाते हैं। तो ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि बार बार लगातार होता रहता है और ये पिछले 10-20 साल से लगातार हो रहा है कि क्यों अमेरिका के हथियार जो है गायब होते रहते हैं। तो ज़रा खबरों पे देखते हैं। तो अभी जो है पेंटागन की वेबसाइट से हथियारों की रिपोर्ट्स जो है वो गायब हो चुकी है। तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं अफ़गानिस्तान में कितने हथियार भेजे गए उसकी पूरी रिपोर्ट जो है हटवा दी है पब्लिक डोमेन से, वेबसाइट से। ये क्यों हटवाई गई है, सोचने वाली बात है। फिर अगर एक और ख़बर को देखें तो 500 मिलियन के हथियार जो हैं कहाँ गए वो अमेरिका को पता नहीं, जो कि यमन को जो है देने को थे। तो ये हथियार किधर गायब हो गए वो अमेरिका को पता ही नहीं। इनके यहाँ से निकले पर कहाँ चले गए ये इनको पता नहीं। और हथियारों की ज़रा वैल्यू देखिए, $500 मिलियन के जो है ये हथियार है। ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का ही अखबार है, उसकी रिपोर्ट है ये। फिर एक और ख़बर देखिए कि यहाँ पे 715 मिलियन के वेपन जो हैं वो भी गायब हो गए, जो कि एंटी ISIS के ख़िलाफ़ लड़ने वालों को जो है उनको देने थे। तो ये खबर 2020 की है, पिछले साल की है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत बड़ा अमाउंट है, 715 मिलियन के हथियार जो है गायब हो गए। फिर ज़रा एक और देखिए कि बार बार जब भी ऑडिटिंग इनकी होने जाती है, हथियारों की रिपोर्ट की आती है, तो कुछ ना कुछ बहाने बना दिए जाते हैं। और अब नया बहाना ये है कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, 2027 में करेंगे। तो देखिए, हथियारों की जो है इस तरीके से गायब होते रहते हैं अमेरिका में और आपको पता नहीं चलता कि ये जा कहाँ रहे हैं। फिर ज़रा कुछ और चीज़ों को देखिए। अफ़गानिस्तान में भी जो है अभी 85 बिलियन की वैल्यू के बराबर के जो है हथियार जो हैं, ऐसा खबरों में आ रहा है कि ये छोड़ दिए गए हैं अफ़गानिस्तान में। फिगर शायद ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आ रही कि करीब 70-75 एयरक्राफ्ट जो है अमेरिका नष्ट करके भी गया है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो है वो वहीं पर छोड़ के गया है। ये भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि क्यों गया है। फिर आप और इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखिए क्या है। तो इंग्लैंड के चर्च जो हैं वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, हथियारों में कर रहे हैं। तो 10 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट जो है इंग्लैंड के चर्चों ने जो है इन्वेस्ट किया हुआ है हथियार। अब ये तो 2013 की खबर है, आज के समय में वैल्यू और भी ज़्यादा बड़ी होगी। फिर ज़रा देखिए दूसरी चीज़, वेटिकन बैंक, जो कि वेटिकन सिटी का बैंक है और ये इतना छोटा है, ये छोटा शहर है, दुनिया की सबसे कम आबादी वाला जो है ये देश है। ये जो है सबसे बड़ा शेयर होल्डर है किसमें, पेट्रो बेराटा में। ये सबसे बड़ी राइफल बनाने वाली कंपनी है और इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, वेटिकन बैंक। और इस वेटिकन बैंक का मालिक कौन है, वेटिकन चर्च। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए किस तरीके से जो है, कहाँ से जो है इनमें फंडिंग हो रही है। तो देखिए ये सारा जो है गंदा है पर धंधा है वाली बात है कि इस प्रकार के देशों में आप जो है वायलेंस खड़ा करो, डिस्टरबेंस क्रिएट करो, जो कि आपके घर से दूर हैं। अब अमेरिका के पड़ोस में सब शांति रहती है, कनाडा से संबंध मधुर है, मेक्सिको से सब सही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में कुछ गड़बड़ हो। लेकिन बाकी दूसरी जगह जो है, सारे बड़े बड़े जो देश है जिनकी अच्छी खासी हथियार इंडस्ट्री है, वो ये चाहते हैं। तो इससे इनके दो उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि इससे इनकी हथियारों की बिक्री बढ़ती है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है कि जब ये हथियारों की बिक्री बढ़ती है तो डिस्टरबेंस होता है, अस्थिरता होती है ऐसे देशों में, गरीबी फैलती है, भुखमरी फैलती है। ये सारी चीज़ें जब फैलती हैं तो चर्च के लिए जो है कन्वर्जन करने वाला कार्यक्रम आसान हो जाता है। तो अफ्रीका के कई देशों में जो है इसी प्रकार से सिविल वॉर फैलाया गया और इस सिविल वॉर के बाद जो है वहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में बड़ी आसानी हुई। तो ये भी एक चीज़ है कि क्यों जो है इनका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है ऐसी इंडस्ट्रीज़ में होता है। और इन्हीं के जो पैसे हैं वो यहाँ पे इधर उधर होते हुए छोटे मोटे देशों में पहुँचते रहते हैं, जहाँ जो है
हमें अस्थिरता लानी होती है, जो जिसमें ये लगे रहते हैं। तो दो उद्देश्य जो है इनके पूरे होते हैं। एक हथियार की बिक्री का पैसे कमाते हैं जिससे, और दूसरा जो है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते हैं, और उसके बाद जो है उस देश की जब डोमिनेंस जो है क्रिश्चियंस का हो जाता है तो वहाँ की फॉरेन पॉलिसी पे इनका कंट्रोल धीरे धीरे होने लगता है। अब अगर देखें तालिबान क्या कर रहा है, तो तालिबान के मजबूत होने से, इसके पास इतने सारे हथियार होने से, जो इसके बॉर्डरिंग देश हैं, तजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, भारत हो, इन सारी जगह पे जो है डिस्टरबेंस होगा, और हो इसीलिए जो है हथियार यहाँ पे छोड़ के गए। अब ये जो डिस्टरबेंस होगा तो इसके कारण क्या होगा कि बाकी पड़ोसी देशों में असुरक्षा की भावना आ जाएगी। जैसे अगर पाकिस्तान गड़बड़ करे, अफ़गानिस्तान में तालिबान मजबूत हो, तो ऑटोमेटिकली भारत के अंदर असुरक्षा की भावना आ जाएगी, क्योंकि ये जो है ट्रेडिशनली एंटी इंडियन एलिमेंट रहे हैं। और यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान जो है तालिबान का साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें किस पर प्रेशर डालेंगी? ये भारत पर प्रेशर डालेंगी, भारत पर प्रेशर डालेंगी, और भारत जो है उसको मजबूर करने की कोशिश की जाएगी कि आप जो है अपनी बिजनेस पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ हमारे हिसाब से करो। आप जो है और ज़्यादा हथियार ख़रीदो, क्योंकि आपके पड़ोस में जो है और बड़ी समस्याएं हो रही हैं। अभी जो है हम क्वाड जैसे अलायंस में खुलकर पूरी तरह से सामने नहीं, अभी तो है हमारी जो पॉलिसी है वो बैलेंस करने की रहती है। हम किसी की साइड लेते नहीं हैं, हम सिर्फ जो है सबके साथ बैलेंस करने की सोच के चलते हैं। तो अभी भी भले ही गलवान जैसे इंसिडेंट हो, हम चाइना के खिलाफ पूरी तरह एग्रेसिवली अभी भी खड़े नहीं होते हैं। तो अमेरिका चाहता है कि हम एग्रेसिवली खड़े हो जाएं, क्योंकि चाइना से लड़ने के लिए उसको एक मजबूत देश की ज़रूरत है, जिसकी उम्मीद जो है वो भारत से वो करता है। तो भारत जो है अपने हितों को उसके हिसाब से अलाइन नहीं करता है, लेकिन मजबूर करना हो, प्रेशराइज करना हो, तो ये टैक्टिक ज़रूरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो रही हैं। तो अब इसका जवाब क्या है कि हमें अब क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि आत्मनिर्भर बने हथियारों के मामले में। तो जितना ज़्यादा हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे, उतनी ही कमज़ोर हमारे देश की विदेश नीति रहेगी। अगर विदेश नीति कमज़ोर है तो हमारी फिर आर्थिक नीति भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि आत्मनिर्भर हमें बनना है। अगर हम दूसरे देशों से हथियार खरीदेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व दबाव में आएगा, फॉरेक्स रिज़र्व दबाव में आएगा तो हम विकास वाले कार्य कम कर पाएंगे। उसके कारण जो है हमारे देश में बेरोज़गारी होगी, इतनी ज़्यादा आबादी है, सबको नौकरी देना और मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे देश में और डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। और देश में वैसे ही जिहादियों के, वामपंथियों के, नक्सलियों के समर्थकों की तो कमी है ही नहीं। तो हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते। तो दो अच्छी बात जो है मोदी सरकार ने कर ली है पिछले 7 वर्षों में। एक ये कि हम आर्टिलरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो हर प्रकार की आर्टिलरी जो है हमारे देश में अब बन जाती है, हम बाहर पर जो है निर्भर नहीं है। दूसरी अच्छी बात यह है कि हम जो है मिसाइल के मामले में भी आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो एयर टू एयर मिसाइल जो है अस्त्र बना लिया है हमने, तो उसके साथ ही जो है हम लगभग हर प्रकार की मिसाइल जो है अपने देश में बना रहे हैं। तो ये दो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं। तीसरी बड़ी क्रिटिकल चीज़ है जहां आत्मनिर्भर होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो है फाइटर प्लेन के मामले में। तो फाइटर प्लेन के मामले में हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। जहां पर काम हो तो रहा है पर काफ़ी धीमी गति से, वो हमने कर लिया तो हम जो है काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा खुद करने की स्थिति में आ जाएंगे और दूसरे देशों के दबाव में जो है हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो पहला काम हमें यही करना है कि आत्मनिर्भर हमें बनना है, जिस पर काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड जो है 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी बढ़ाई जा सकती है, उस पर हमें ज़ोर देना चाहिए। अगला काम हमें ये करने की ज़रूरत है कि जो गुड बॉय इमेज में हम लगे रहते हैं, चाहे देश के नेहरू जी की बात करें से लेकर अब तक मोदी तक की बात करें, तो आज भी हमारी गुड बॉय वाली पॉलिसी चल ही रही है।
वो नारे दिए जाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम शांति प्रिय देश हैं, हमने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, ना हम करेंगे, हम कभी परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे, हम किसी पे पहले हमला नहीं कर, ऐसी बेकार की बातें जो है आप बंद करो। तो गुड बॉय वाली इमेज के भरोसे जो है आप एक स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली देश नहीं बन सकते, और ना ही आपकी जो है आपका जो सुरक्षा है, आपके देश का डिफेंस मजबूत हो सकता है। तो जरा सा पिद्दा सा पाकिस्तान है, जरा सा उसका डिफेंस बजट है, लेकिन वो यहाँ पे गड़बड़ इसलिए कर लेता है क्योंकि हम वो ही शांति प्रिय गुड बॉय वाली इमेज में लेते हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो ही हम जवाब देंगे, हमें जबकि करना चाहिए कि हमें उस दूसरे देश में गड़बड़ करनी चाहिए। अरे 135 करोड़ लोगों का देश है, वो 20-25 करोड़ वाले देश को तो आपसे डरना चाहिए कि 4-6 करोड़ हमारे ऐसे ही बॉर्डर में घुस गए तो वहाँ तबाही मचा देंगे। तो ऐसी डर हमारा होना चाहिए, दबंगाई हमें करने की ज़रूरत है जो हम करते नहीं हैं। हमारे नेता जा जा के भाषण देंगे वसुदेव कुटुंबकम, शांति पांति, ये सारी बातें, तो वो अब ज़रूरी नहीं है। तो हमें एग्रेसिव होना चाहिए, कम से कम एक्शन ना कर रहे हो तो कम से कम मुंह से बोलने में ही जो है हमें एग्रेशन दिखाना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसे बोल देना चाहिए, हम हो सकता है पाकिस्तान पे बम फेंक दें, ऐसे ऐसे बातें आपको देनी चाहिए। दुश्मन के अंदर डर होना चाहिए, वो डर कहीं भी नहीं है, जरा जरा से देशों में भी नहीं है, इवन नेपाल में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, किसी में भी नहीं है। नेपाल की हम इतनी ज़्यादा आर्थिक मदद करते हैं, जब उनके यहाँ भूकंप आया था तो कोई देश ने कुछ नहीं किया, हमने जो है हर प्रकार की मदद की, उसके बाद भी भारत विरोधी नीतियाँ वहाँ चलती रहती हैं। कारण सिर्फ यही है कि हम वही गुड बॉय बने रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा बैड बॉय बनने की ज़रूरत है। इसको भी हमारे नेताओं को समझने की ज़रूरत है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। तो इस पर जो है आप अपने कमेंट रखिए, कैसी लगी आपको आज की वीडियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।